में जो अभी एक ही बात चल रही है वो है कोरोना कोरोना कोरोना। तो दोस्तों कोरोना के बारे में, कोरोना दोस्तों है क्या एक्चुअली? जो डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों इसका नाम दिया है वो दिया है सार्स कोवी 2, मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। दोस्तों जो मेन इसके होस्ट हैं जिनमें ये बीमार वायरस पाया जाता है वो है बैट्स एंड पेंगोलिन। ये दोस्तों एक तरह का आज दोस्तों इसमें कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी क्योंकि अपने को जो पैथोजेनेसिस इसकी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को यदि रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इन कोविड सिचुएशन इसको जस्टिफाई करना है तो अपने को कोविड वायरस की जो नोवल कोरोना वायरस है उसकी पैथोजेनेसिस को समझना पड़ेगा कि वो बॉडी में कैसे एंटर करता है और वो सेल को कैसे अटैक करता है। तो दोस्तों ये एक आरएनए वायरस है जो नॉर्मली डिजीज करता है मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी जंतु होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं उनमें। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री में जाने से, क्योंकि कोरोना वायरस आज का नहीं है दोस्तों, ये काफी पुराना है। इसका जो फर्स्ट एपिडेमिक हुआ था, पहली बार ये जो पाया गया था वो 1920 में पाया गया था और कुछ चिकन थी, मुर्गियां थी, उनमें ये देखा गया था। इस वायरस को काफी स्टडी किया गया, थोड़ा हिस्ट्री इसकी जान लें। और जो कोरोना वायरस नेम डिराइव हुआ है ये लैटिन वर्ड कोरोना मींस क्राउन। जो इसको कोरोना नाम दिया दोस्तों वो दिया है दो साइंटिस्ट थे, जून अल्मीडा एंड डेविड टायरेल ने, जिन्होंने 1966 में इस वायरस को काफी स्टडी किया। और 1971 में जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, उसने इसको अपने क्लासिफिकेशन में शामिल किया दोस्तों। अब दोस्तों कोरोना वायरस की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। कोरोना वायरस जो है दोस्तों ये लार्ज पार्टिकल होता है और दीपक जी अगर आपका वीडियो ऑन हो जाए तो संभव हो तो वीडियो ऑन कर लें, संभव हो तो। और रफली स्फेरिकल होता है और इसमें यूनिक सरफेस प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको स्पाइक बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो आरएनए होता है और एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ये अंदर की तरफ होता है। और बाहर जो इसके होता है दोस्तों वो लिपिड की बाई लेयर होती है और साथ में तीन तरह के इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एक होता है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक्स होते हैं इसके, दूसरा होता है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन और तीसरा होता है एनवेलप प्रोटीन। तो इस तरह से तीन तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब दोस्तों ये बॉडी में एंटर कैसे करता है वो हम मोड ऑफ इन्फेक्शन में बाद में जानेंगे। इन्फेक्शन ये मेनली रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और इसका जो स्पाइक प्रोटीन है दोस्तों वो हमारी जो होस्ट सेल है उसके रिसेप्टर से अटैच हो जाता है। अटैचमेंट के बाद दोस्तों क्या होता है, होस्ट सेल जो अपनी सेल्स है, जो बॉडी सेल्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें एक एंजाइम होता है दोस्तों, प्रोटीएज एंजाइम। वो प्रोटीएज एंजाइम होता है, वो प्रोटीएज एंजाइम जैसे ये अटैच हुआ वायरस तो प्रोटीएज एंजाइम फट जाता है और वो एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर स्पाइक प्रोटीन को। अब दोस्तों यहां पे अपने को सप्लीमेंट्स की आती है, क्योंकि जो होस्ट सेल प्रोटीएज है यदि वो अपना हेल्दी है तो वो कोविड सेल्स को, जो कोरोना वायरस है, उनको अपनी सेल्स में एंटर ही नहीं होने देगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो न्यूट्रिशन की आती है दोस्तों वो यहां पे आती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही क्लीवेज हुआ उसका और उसके बाद वो वायरस का जो जीनोम है वो अपनी होस्ट सेल में एंडोसाइटोसिस एक मेथड होता है उसके तहत वो अपने साइटोसोम में चला जाता है। अब दोस्तों साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में वायरस मल्टीप्लाई होता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है
ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं दोस्तों, इनको ज्यादा अपन इस पे नहीं जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दोस्तों ऐसी चीज है जिसकी वजह से वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि यदि एक ही इन्फेक्टेड सेल में यदि 2 वायरस जीनोम हैं तो वो दोनों आपस में रिकॉम्बिनेंट होके एक नया जीनोम बना लेते हैं। तो इसलिए वैक्सीन उस पर इफेक्टिव होगी या नहीं होगी ये अभी से हम नहीं कह सकते। तो इस वजह से ये जेनेटिकली वेरिएबल है, ये अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। अब दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों, हमारी बॉडी में ये कैसे करता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एरोसोल्स एंड फोमाइट्स। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है यदि वो स्नीज करता है, छींकता है या फिर वो खांसता है तो वहां से वो वायरस रिलीज होता है, और उसके जो फोमाइट्स और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थ्रू एयर यदि किसी दूसरे की बॉडी में जाते हैं तो वो उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो थोड़ा रेयर है, अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आ रही हैं उसके हिसाब से जो रेयर है वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब दोस्तों हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि किसी को कोविड हो सकता है। तो मोस्ट अभी जो रिसेंट जो WHO की गाइडलाइंस है उन्होंने इसमें दोस्तों 10 सिम्टम बताए हैं, उनमें से 3 सबसे ज्यादा कॉमन है। पहला है फीवर अबाउट 101-102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ड्राई कफ एंड टायर्डनेस। ये 3 सिम्टम है जो मोस्ट कॉमन है। और जो लेस कॉमन में आते हैं वो दोस्तों बॉडी एक है, सोर थ्रोट है, डायरिया है, हेडेक है, कंजक्टिवाइटिस है, और लॉस ऑफ टेस्ट या फिर लॉस ऑफ स्मेल, और एक आता है लास्ट में दोस्तों स्किन रैशेस, क्योंकि वायरल इलनेस है तो स्किन रैशेस भी हो जाते हैं कई बार। अब दोस्तों इसके ट्रीटमेंट पार्ट की हम बात करें, दोस्तों ट्रीटमेंट अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, अभी सब ट्रायल में है, अंडर ट्रायल। कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं बनी है। तो दोस्तों इसका जो क्योर है वो प्रिवेंशन ही है, खुद को बचा के रखें। और उसके लिए 3 वे स्ट्रेटजी है। एक तो मास्क पहने, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और सेफ डिस्टेंस रखें दूसरे लोगों से। तो प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन, उसमें दोस्तों क्या है कि रेगुलर हैंड वॉश करें। यदि बाहर से कहीं आप घर में एंटर कर रहे हैं तो हैंड वॉश करें, और लिक्विड हैंड वॉश से करें, और यदि वो अवेलेबल नहीं है तो हम 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जो सैनिटाइजर है उससे भी हैंड वॉश कर सकते हैं। और कफिंग और स्नीजिंग दोस्तों वो अपने हैंड्स में नहीं करें, अपनी साइड आर्म पे करें। यदि हम बीमार हैं तो घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। हाथ मिलाने का जो ट्रेंड है उसे बंद करें और फेस को टच करने की कोशिश बार बार ना करें। अब दोस्तों जो आंकड़े जो अभी आ रहे हैं उसमें ये वर्ल्ड में अभी 3.3 करोड़ लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 2.41 करोड़ यानी 2 करोड़ 41 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, और लगभग 10 लाख के आसपास डेथ हो चुकी है। यही बात हम इंडिया की करें तो इंडिया में 59 लाख केस हो चुके हैं टोटल, जिसमें से 48.5 केसेस रिकवर हो चुके हैं, और मोर देन 90,000 डेथ्स रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों हम इसके वैक्सीन के बारे में कुछ बात करें। वैक्सीन दोस्तों वैक्सीन मोर देन 120 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उसमें जो वैक्सीन के 3rd ट्रायल हैं और जो वैक्सीन थोड़ा सा हमें लग रहा है मार्केट में जल्दी आ जाएगा, तो उसमें दोस्तों पहला है जॉनसन एंड जॉनसन का, जो उनका भी अभी 2nd फेज के ट्रायल के नतीजे आए हैं तो वो भी काफी अच्छे आए हैं। सिंगल डोज में उन्होंने अच्छी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स दिया है। दूसरा एस्ट्राजेनिका जो अमेरिका की कंपनी है जिनका सीरम से टाई अप हुआ है, उनके भी फेज 3 ट्रायल अभी चल रहा है। फेज 2 के उनके भी रिजल्ट्स अच्छे थे।
और तीसरा जो ICMR के कोलैबोरेशन में जो भारत बायोटेक बना रहा है, तो उसमें उनका भी फेज 3 का ट्रायल चल रहा है दोस्तों। रिसेंटली एक खुशखबरी भी है कि जर्मनी ने क्या किया है दोस्तों, जर्मनी में साइंटिस्ट ने जो रिकवर हो चुके पेशेंट्स के ब्लड से लगभग 600 तरह की एंटीबॉडीज अलग की है उनके ब्लड से, और उन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देख के उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी लैब में एंटीबॉडीज बनाई है। उन्होंने इसका पहला जो परीक्षण किया है वो चूहों पे किया है। तो उन्होंने जो हेल्दी चूहे थे उसमें एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया, उसके बाद में उन्हें कोरोना वायरस से उनको इन्फेक्ट करवाया गया, लेकिन उनपे कोरोना वायरस का असर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये एंटीबॉडीज हैं ये कोरोना को बॉडी में घुसने से ब्लॉक करती हैं और इसके जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाती हैं। अब दोस्तों हम बहुत ज्यादा पैनिक हैं कोविड सिचुएशन में। हम सोचते हैं कि पेशेंट ने यहाँ पे टच कर लिया और यदि हमने गलती से वहां टच कर लिया तो हमें हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये रेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो दोस्तों किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट होने के लिए 10,000 से ज्यादा कोरोना पार्टिकल्स उसकी बॉडी में एंटर करने चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा। पहली चीज जो नॉर्मल हम टॉक करते हैं, यदि हम कोविड पेशेंट से बात कर रहे हैं और वो टॉक यदि 15 मिनट से एक्सीड करती है तो इतने पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड जो ज्यादा बातें ना करें, किसी से लंबी बात ना करें, और स्नीजिंग और कफिंग, लाउड टॉकिंग एंड शाउटिंग। दोस्तों ये जो मेथड्स होते हैं इनमें एक बार में लगभग 1 से 1.5 करोड़ वायरस वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो यदि कोई कोविड पेशेंट यदि स्नीज करता है या कफ करता है तो फिर सामने वाले के कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बचने के तरीके तो हमने बता दिए। अब ये बताएं कि जैसे हम दो लोग हैं, हमें नहीं पता सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं है, लेकिन यदि दोनों ने मास्क लगा रखा है और 6 फीट या उससे ज्यादा की डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, तो दोस्तों आप रिस्क पे नहीं हो, पहली चीज। दूसरा, यदि दोनों ने मास्क लगा रखा है और 6 फीट से कम के डिस्टेंस है, तो दोस्तों आपके कोविड होने के चांसेस 1.5% है, यानी 1.5% चांसेस है कि आपको कोविड हो सकता है। और यदि आपके 6 फीट से कम की डिस्टेंस है, आपने मास्क लगा रखा है और सामने वाले ने नहीं लगा रखा है, तो दोस्तों आप 5% रिस्क पे हो। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन की दोस्तों बात करें तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन के लिए WHO ये कह रहा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन रेयर है, तो बस हमें जो ओवर क्राउडिंग वाले प्लेसेस हैं, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहां पे जाने से बचे। वो WHO कह रहा है कि वहां पे एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है मल्टीपल सोर्सेस हो कोविड इन्फेक्शन के। तो वहां पे तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें और सुरक्षित रहें दोस्तों। और सप्लीमेंट्स के बारे में दोस्तों हम मंडे को बात करेंगे, तो इसलिए मैंने पैथोजेनेसिस के बारे में बात की कि ताकि हमको समझने में हेल्प होगी कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आपने जो सूचनाएं दी है वो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी और जरूरी और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। दोस्तों मैं अगर इस पूरी टॉक को सम अप करूं, मैं उसका सारांश निकालूं, जो डॉक्टर दीपक जी ने बताया जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक दूसरे से बात करते टाइम अगर 6 फीट की हम डिस्टेंस रखे हुए हैं और हमने मास्क पहना हुआ है, तो ये बीमारी नहीं के बराबर होने की संभावना है, यानी आप बिल्कुल सेफ हो। कुछ प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है, स्नीजिंग और जो कफिंग है वो अपने कंधे पे हाथ रख के करें, तो आप सोसाइटी को भी बचा सकते हो और अपने किसी नियर डियर को भी इन्फेक्ट होने से बचा सकते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग चाहिए। अब सवाल यह था, हैंड वॉशिंग या तो आप लिक्विड सोप से करें, साबुन से करें या सैनिटाइजर से करें। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप लिक्विड सोप यूज करें वो लिक्विड सोप केमिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली सारे लिक्विड सोप में सल्फेट, पैराबेन
और कई तरह की केमिकल्स आते हैं जिनको आप बार बार अगर हाथों को साफ करते हो, धोते हो, तो आपके देखा होगा आपने, ड्राइनेस आ जाती है हाथों में। और ड्राइनेस स्किन डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये अभी स्टडीज आने भी लगी कि जिन लोगों, अभी लोगों के ना हैंड कैंसर की संभावना बढ़ने लगी है कि हाथों में कैंसर बढ़ जाए, क्योंकि ड्राइनेस जैसे आती रहेगी, साबुन के कुछ कास्टिक के केमिकल्स होते हैं, उन सबसे भी प्रॉब्लम होती है। सल्फेट होता है, पैराबेन होता है, और ट्राइकोलान भी एक केमिकल होता है जो ज्यादातर सभी तरह के हैंड वॉशेज में पाया जाता है। और अगर मैं सैनिटाइजर की बात करूं तो ये सारे सैनिटाइजर मोर देन 70% अल्कोहल से बने होते हैं, वो भी हैंड को नुकसान करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर आपको कोई ऐसा हैंड वॉश देखना पड़ेगा जो तीनों से फ्री हो, पैराबेन से फ्री हो, सल्फेट से फ्री हो, कास्टिक फ्री हो, और ट्राइकोलान फ्री हो। तो दोस्तों एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, परसोना का जो हैंड वॉश आता है, लिक्विड सोप आता है, वो इन सब पे खरा उतरता है। उससे आप चाहे कितनी बार भी हाथ धो, आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत स्मूथ होता है, एलोवेरा बेस्ड होता है, तो वो हाथों को नुकसान नहीं करता, आपके ड्राइनेस नहीं आता। दूसरा जो दीपक जी ने इंपॉर्टेंट बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर थोड़े से टच कर लेते हो, जैसे मान लो कोविड पेशेंट ने किसी सरफेस को टच किया और आपने उसको टच किया, तो उससे संभावना बहुत ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि उसमें वायरस लोड बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी के खांसने या स्नीजिंग के कांटेक्ट में आते हो, तो दीपक जी बोल रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 करोड़ वायरस निकलते हैं, और वो आपके शरीर में जाते हैं, और वो इन्फेक्ट करते हैं, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग आईसीयू में चले जाते हैं, क्योंकि उनमें वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये वायरस लोड ही कल्प्रिट है सारी बीमारियों का। और दोस्तों एक बात और दीपक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, आपने सुना हो कि जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है ना ये वायरस, दीपक जी मैं सही कह रहा हूँ ना, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है ये वायरस? हाँ, वो सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। जी, तो यदि हम वो हेल्दी रहेगा तो बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा वो। वेरी गुड। तो दीपक जी के अनुसार अगर वो प्रोटीएस एंजाइम हेल्दी रहेगा तो वायरस एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो उस प्रोटीएस एंजाइम को कैसे हम हेल्दी रखें, इसके ऊपर हम मंडे को टॉक करेंगे, जहां सप्लीमेंट्स का रोल आता है। तो दोस्तों आप ये मान के चलो, आपको पैनिक नहीं होना है इसमें। आपको मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखनी है, और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, घबराना नहीं है, और अच्छी मात्रा में सप्लीमेंट्स लेना है। सप्लीमेंट्स कौन से चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, इसके लिए हम मंडे को टॉक करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है प्रोग्राम। तो हम आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मंडे को इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अगर